प्यारे छात्रों, जैसे अंग्रेजी में आपको मेरे कारण फायदा हुआ, वैसे ही बोर्ड परीक्षा के अर्थशास्त्र के पेपर में भी आपको फायदा होने वाला है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, पहले से ही पढ़ के जाइएगा। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपका पेपर दिए रहेगा, आपका जो मीडियम है वो आपको सॉल्व करना है। पहले ही क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवाद के रूप में, समाजवादी रूप में, या फिर मिश्रित रूप में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी भी होती है, साम्यवादी भी होती है, समाजवादी, मिश्रित, उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? यानी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है। तो पूंजीवाद में तो निजी का होता है, समाजवादी में सार्वजनिक टाइप से होता है, और मिश्रित में मिश्र होता है, और साम्यवादी में लगभग सह अस्तित्व पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा साम्यवादी। अगला प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, उपयोगिता यानी किसी वस्तु की उपयोगिता की बात हो रही है, जब कोई वस्तु की उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? तो तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, तब सीमांत उपयोगिता जो है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, याद रखना, मार्जिनल प्रोविजंस की बात हो रही है। तो कुल उपयोगिता जब अधिकतम होगी तो सीमांत अधिकतम शून्य, उपयोगिता शून्य हो जाएगी। अगला प्रश्न है, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत, ये तो प्रसिद्ध है, गिफिन अजीब सा है, जो लॉन्च वाली बात है वो ऋणात्मक होती है। आपको शुरू पढ़ने में इसे अजीब लगा होगा। प्रश्न नंबर जो 5 है इसका, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं? वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाए? तो वस्तु की उस मात्रा को पूर्ति, मांग, पूर्ति की लोच या मांग की लोच क्या कहते हैं भाई? तो उसे कहते हैं पूर्ति। ठीक है ना, पूर्ति का मतलब वस्तु की उस मात्रा को क्या कहेंगे जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने को तैयार हो, यानी वहां बेच रहा है, निश्चित समय पे बेच रहा है, इसका मतलब वो पूर्ति कर रहा है, तो पूर्ति। अगला, प्यारे छात्रों, परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्यालय की प्रतियोगिताएं, टूर्स, टूर्नामेंट व देश के टॉप टीचर्स से मिलने के लिए सब्सक्राइब करें शिक्षा चैनल को। अगला प्रश्न है इसी का 6वां, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। जैसे कौन सी वस्तु, पहले तो उदाहरण से समझ लो, ऐसी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं कि क्या है, कहने का मतलब क्या है, जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है। जैसे चाय है, तो चाय नहीं है तो आप कॉफी का प्रयोग कर लेंगे, कॉफी नहीं है तो चाय का प्रयोग कर लेंगे, तो वही मतलब है, जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है वो कौन सी वस्तुएं। जैसे गुड़ नहीं है तो शक्कर, शक्कर नहीं है तो गुड़। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं। आपको लग रहा हो कि पूरक वस्तुएं हैं, पर नहीं, ऐसी वस्तुएं पूरक तो नहीं है, ऐसी वस्तुएं स्थापन्य वस्तुएं, ये ही इसका आंसर सही है, वाह। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता का संतुलन इस बिंदु पर होता है जब, भैया उपभोक्ता का संतुलन किस बिंदु पर होता है? तो उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता, ये क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य, सीमांत उपयोगिता कम है मूल्य से, या सीमांत उपयोगिता कम है मूल्य से, दोबारा इन्होंने ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, ये दोबारा दे दिया है, और सीमांत उपयोगिता प्लस शून्य। तो संतुलन की बात हो रही है, संतुलन से दिख ही रहा है, बराबर वाला सेंस हो, जब दोनों का बैलेंस बना हो तो बराबर, तो इसका आंसर ए। ठीक है, अगला प्रश्न, ये इंग्लिश में दिए, इंग्लिश मीडियम वाले इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो खालिस्तान की बात है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या खालिस्तान द्वारा की जाती है। रूल आपने सुना होगा, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या खालिस्तान द्वारा की जाती है, तो ये कहलाती है परिवर्ती अनुपात। परिवर्ती अनुपात इसमें बनेगा। दूसरा प्रश्न, खालिस्तान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है, तो किस अवधि में? नॉर्मली लागत जो होती है स्थिर होती, पर अगर कोई धंधा व्यापार आप लंबे समय से कर रहे हैं तो उसकी लागत आदि धीरे धीरे कम होती जाती है, तो लंबी अवधि में स्थिर लागत नहीं हो, जो स्थिर लागत नहीं होती है, कम बढ़ होती है, तो लंबी अवधि में आंसर आ जाएगा लॉन्ग पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सीमांत लागत केवल खालिस्तान लागतों पर निर्भर करती है। सीमांत लागत केवल परिवर्ती लागतों पर निर्भर करती है, ये इसका आंसर हो जाएगा परिवर्ती लागत। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत खालिस्तान हो जाती है। उत्पादन है, मान लो आप किसी कंपनी को चला रहे हो और आपने उत्पादन जो है वो बंद कर दिया है, तो परिवर्तनशील लागत है, खालिस्तान हो जाती है, तो परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाएगी। भाई जब उत्पादन ही बंद कर दिया तो लागत लगेगी क्यों, शून्य हो जाएगी ना वो तो।
अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या पूछा है भाई, सीमांत आगम खालिस्तान आय में परिवर्तित दर है। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं इसका आंसर देने से थोड़ा बचूंगा, बाकी आप खुद देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ, हाँ ये इंग्लिश में दी हुई है तो आप कर ही लेंगे। सही जोड़ियों पर आते हैं, तो पहली सही जोड़ी किससे बनेगी ये देखते हैं। आपूर्ति मांग बाजार मांग, ये निशान है कम का, तो बाजार मांग कम है बाजार पूर्ति से, तो और अतिरिक्त मांग की बात की गई है, वही अतिरिक्त मांग है, तो बाजार अतिरिक्त मांग का मतलब बाजार मांग कम है या बाजार मांग ज्यादा है। अतिरिक्त मांग का मतलब है बाजार मांग जो है ज्यादा है, तो इससे सेंस मिलेगा इसका। अतिरिक्त मांग यानी जो जितना नॉर्मली सप्लाई मार्केट में होता है उससे ज्यादा मांग हो रही है, तो इसका मतलब बाजार मांग ज्यादा है अतिरिक्त मांग में। और तो अतिरिक्त पूर्ति का मतलब है, जैसे मैं किसी चीज का उत्पादन कर रहा हूँ, जितनी डिमांड में है नहीं, मान लो टमाटर जो बिकते हैं मार्केट में डिमांड में है नहीं और उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या हो रही है, अतिरिक्त पूर्ति हो रही है। मार्केट में कोई खरीदना नहीं चाहता, फिर भी पूर्ति होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, बाजार में मांग कम है पर पूर्ति ज्यादा हो रही है। ठीक है, अतिरिक्त पूर्ति यानी पूर्ति ज्यादा, तो ये ज्यादा वाला चिन्ह हो गया। अतिरिक्त मांग यानी मांग ज्यादा, तो ये मांग वाला चिन्ह इस तरफ हो गया, तो इसकी जोड़ी दूसरे से बनेगी और दूसरे की जोड़ी पहले से बन जाएगी। अगला प्रश्न है, इन चिन्हों को थोड़ा अच्छे से समझ लें। ये इस तरफ इसका मुंह है, इसका मतलब ये कम है, और इस तरफ ऐसा है तो इसका मतलब ये ज्यादा है। ठीक है, ये नोक जिस तरफ हो वो कम की बात कही जाएगी, तो इस तरफ है तो ये कम है, इस तरफ है तो ये कम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो कोई नाम है, जीडीपी कोई नाम नहीं है, ये तो ग्रॉस इनकम कहलाती है। जीएनपी ये भी नहीं, और जीएनपी भी 1929-30 सन है। एडम स्मिथ एक नाम दिया है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ से इसकी जोड़ी बन जाएगी। महामंदी वर्ष, ये महामंदी वर्ष कब आया, तो 1929 से 30 में ये महामंदी वर्ष आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का शॉर्ट फॉर्म है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। अगला प्रश्न देखते हैं, सफल राष्ट्रीय उत्पाद। अब सफल राष्ट्रीय उत्पाद की बात की गई है, वैसे जीडीपी का फुल फॉर्म भी आ जाए तो भी आपको लिखना है हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। अगर इसे इंग्लिश में लिखा जाएगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसके बाद आया सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो है उसके लिए क्या कहेंगे, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ये हो जाएगा राष्ट्रीय उत्पाद का। ये सही जोड़ियों की बात हुई। वीडियो चूंकि भले ही लंबा हो रहा है पर मुझे आपको ये एक वाक्य में उत्तर और देख लेते हैं। अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, तो देखो वस्तुएं कई प्रकार से उसको डिफाइन किया जाता है। अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। तो अंतिम वस्तुएं वो होती हैं, जैसे मैं टेबल अपने घर में बनवाता हूँ, तो टेबल में बढ़ई ने बना भी दी, पेंट हो गया, उसमें सारा कुछ जो कुछ होना था कंप्लीट पैक हो गई, और जिसको खरीदना उसके घर पहुंच गई, तो जिस कंडीशन में उसके घर पहुंची तो वो है वो अंतिम वस्तु। पर जब अभी बन रही थी, उसकी कटाई छटाई होकर सेटिंग हो रही थी, बढ़ई से बना रहा था, तो उस कंडीशन में वो मध्यवर्ती वस्तु थी, यानी पूरी नहीं बनी थी तो मध्यम लेवल पे थी, तो मध्यवर्ती वस्तु। उपभोग करने के लायक हो गई वो, मतलब खरीद सकता है कोई उसे, तो वो क्या हो गई, अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु वो वस्तु है जब उपभोक्ता उसे उपभोक्ता द्वारा उपयोग करने लायक वस्तु को अंतिम वस्तु कहते हैं। मूल्य ह्रास, थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, मूल्य ह्रास किसे कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं जो जिस प्रोडक्ट की कीमत है, उत्पादन की कीमत जो है वो उसकी कम हो जाए। जैसे कई बार मार्केट में डिमांड किसी चीज की कम हो गई, या टूट फूट के कारण कम हो गई, रिसेशन के कारण से किसी वस्तु की मांग कम हो गई है, या उसकी बदनामी हो गई उस प्रोडक्ट की, तो भी मांग कम हो जाती है। तो मांग कम हो जाने के कारण से या टूट फूट के कारण से उसके मूल्य में क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। या कोई दवाई बनी और एक्सपायर हो गई वो, तब उसकी कीमत ना के बराबर रहेगी, उसके मूल्य का ह्रास हो जाएगा। तो किसी वस्तु के मूल्य में कमी आना मूल्यह्रास कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का पूर्ण नाम सब बता देंगे। आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया, आर से मैं कंफ्यूज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंकों का ये बॉस होता है, मैं कंफ्यूज। और इसके जो गवर्नर है वो अभी कौन है, शक्तिकांत दास हैं। बंद अर्थव्यवस्था वो कहलाती है जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से संबंध नहीं रखती है, बंद अर्थव्यवस्था हो गई।
बचत फलन क्या है और आय के बीच जो संबंध होता है वह बचत फलन कहलाता है। अगला प्रश्न है एमपीसी। एमपीसी का अर्थ क्या है भाई? तो एमपीसी, एम से मतलब मार्जिनल, पी से मतलब प्रोसेंशन और कंज्यूम, टू कंज्यूम। तो इसका हिंदी अगर हम करने जाएंगे तो उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति। एम मतलब है मार्जिनल, पी मतलब है प्रोसेंशन और सी मतलब है कंज्यूम। तो कंज्यूम करने के लिए यानी उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति कहलाती है। ऐसा पूछे तो कीन्स का रोजगार सीमांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। जो ये अर्थशास्त्री हैं तो उन्होंने जो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है ये बात कही है, तो ये सही है कि गलत है? तो ये सही है। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। कितनी अच्छी लाइन है, पूर्ति जो है वो स्वयं मांग का सृजन करती है। यह कथन जेबीसी का है, ये बिल्कुल सही है और ये बहुत बड़ा सिद्धांत भी है। बाजार का नियम जो है लॉ ऑफ मार्केट किसने? कीन्स ने दिया, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयोगी होता है। तो घाटे का बजट विकासशील राष्ट्रों के लिए उपयोगी होता है क्या? हाँ सही है। तो आगे के इन क्वेश्चंस का आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए इंतजार करें। नमस्कार।